हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो आज की सेशन जो है वो टोटली डेडिकेटेड है किस चीज़ के लिए, तो बिहार स्पेशल के लिए। तो ना आज की सेशन में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। मतलब मैंने आपको पेड क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री कवर करवा दिया, बट वो इंडिया के रेफरेंस में करवाया है। बट आज के इस सेशन में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को देखेंगे। बट हम इसको एक क्रोनोलॉजी में ना देखते हुए एक टाइमलाइन के आधार पे देखेंगे। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि हिस्ट्री, आप कितने लोगों का हिस्ट्री को लेकर मिथ है कि हिस्ट्री क्या है, लाइक डेट याद करना। ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कैसे? तो इस डेट को, इस ईस्वी को इंटरेस्टिंग बना के। अब देखिए मैंने इसको कैसे आपके सामने मैं इसको लेके आई हूँ, किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी और कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। तो देखिए 1000 BC से लेके 6000 BC तक ये ड्यूरेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्यंस जो थे उनका बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था। यहाँ पे आप देखो 1500 से 1000 नहीं बोल रहा कि 1500 से 1000 में आर्यों का आगमन बिहार में हुआ था। क्यों नहीं बोल रहे हैं ये? क्योंकि 1500 से 1000 में जो आर्यंस आए थे, ठीक है, मतलब ऋग वैदिक काल में जो आर्यंस का विस्तार था वो किधर था? सप्त सैंध प्रदेश में था, मतलब पंजाब ये सब के इलाके में था। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि इनका फैलाव होता है, इनका क्षेत्र कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? तो गंगा दोआब के क्षेत्र में। इट मीन्स इसका मतलब वो जो है उनका आगमन 1000 से 600 ईसा पूर्व में बिहार में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी कि ऋग्वेद काल में, अर्थात ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो था वो बिहार में नहीं था। अब देखो बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम बार चर्चा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या पूछे थे उन्होंने पूछा था कि बताइए बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका सर्वप्रथम हमें जो चर्चा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसमें बिहार को विदेह कहा गया है। मतलब शतपथ ब्राह्मण में जो बिहार की भौगोलिक चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें बिहार को क्या कहा गया है? तो इसमें बिहार को विदेह कहा गया है। और ऋग्वेद में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट और व्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कीकट और व्रात्य कहा गया है ऋग्वेद में बिहार को। और वराह पुराण जो है, मतलब पुराण देखते हैं ना, 18 पुराण है, उसमें से एक पुराण है वाराह पुराण। उसमें ना बिहार को, मतलब कीकट को अपवित्र प्रदेश माना गया है। तो कीकट को अपवित्र प्रदेश किस पुराण में माना गया है? तो इसको माना गया है वाराह पुराण में। सर्वप्रथम मगध महाजनपद और अंग महाजनपद की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है अथर्ववेद से। तो ये हमने देखा पॉइंट्स को। अब हम देखेंगे 563 ईसा पूर्व जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट डेट है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट ईस्वी है? क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब हम सिर्फ यहीं तक तो पढ़ के छोड़ेंगे नहीं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब हम इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, लाइक कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में अवस्थित है, वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनको अन्य नाम किससे किससे जानते हैं? तो शाक्य मुनि और एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जानते हैं। किसको? तो गौतम बुद्ध को। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। एक्चुअली जब इनका जन्म हुआ था ना, तो उस टाइम पे जो एक साधु थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि आगामी वर्षों में या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर एक सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिता जो थे, इनको सन्यासी जीवन से दूर रखने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा विलासिता पूर्वक जीवन देने का सोचा, और इनकी इसी कारण से इनकी जो विवाह है वो बहुत कम एज में ही करवा दिया गया था। बट और इनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे ताकि बाहर का कोई प्रभाव इन पे ना पड़े। बट एक दिन ये घर से बाहर निकलते हैं और इन्होंने 4 दृश्य को देख लिया। 4 दृश्य क्या क्या देखा? तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था और एक शव देखा था। ये तीनों को देखा ना उन्होंने, देखा कि परेशान है ये लोग। बट जब उन्होंने चौथा दृश्य सन्यासी को देखा तो देखा वो बहुत हैप्पी है। तो इनको ना वो चीज़ अट्रैक्ट कर गया। तो इनको लगा कि नहीं,
सब मोह माया है, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, तो वो सन्यासी का उनकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट वाली भावना आती है और फिर वो घर आते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह का त्याग कर देते हैं और चले जाते हैं ज्ञान की खोज में। और फिर फाइनली उनको, पहले तो वो आते हैं वैशाली जहाँ पे उनके प्रथम गुरु अलार कलाम बनते हैं, फिर बाद में राजगीर जाते हैं जहाँ पे रुद्रगुप्त जो है उनके सेकंड गुरु होते हैं। तो क्या बोलते, 29 वर्ष की अवस्था में वो घर त्याग देते हैं गौतम बुद्ध, और फिर उनको लगातार कठिन तपस्या के बाद 6 वर्षों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद। पता है उनको इतना इजी तरीके से नहीं, उन्होंने इस बीच में बहुत कुछ सीखा। जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना सन्यासी वाला जीवन, ठीक है, तो उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। उनको लगा था कि नहीं, कठोर तपस्या के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। बट क्या हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो फिर एक दिन जंगल में वो ऐसी तपस्या कर रहे थे तो एक आवाज़ आती है, ठीक है, महिला जाती रहती है और ना वो वीणा बजाते रहती है। तो वीणा के उसके आवाज़ से धुन निकलता है कि वीणा के तार को इतना भी मत टाइट कीजिए कि वो टूट जाए, ठीक है, और वीणा के तार को इतना भी लूज मत करो कि उससे आवाज़ ही ना आए। तो गौतम बुद्ध के दिमाग में ये हिट किया और उन्होंने सोचा कि नहीं, हम ना कठोर तपस्या के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और ना ही एकदम जो नॉर्मल रह के कर सकते हैं। हमें क्या करना है, तो बीच का रास्ता अपनाना है, मतलब मध्य मार्ग का रास्ता उनके द्वारा अपनाया गया। और इसी तरीके से गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाया था, तो मध्य मार्ग अपनाया। और उनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद उनको फाइनली 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कोइंसिडेंट देखिए ऐसा कि जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है वो भी वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली लैंग्वेज में दिया था। अब देखिए बुद्ध समझ गए थे कि अगर लोगों तक अपना उपदेश पहुंचाना है हमें, तो उनको अपने लैंग्वेज से, अपने से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उनके लैंग्वेज में मुझे उस चीज़ को पहुंचाना होगा। यही चीज़ आप लोग को भी करना है। जब आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, अपकमिंग ऑफिसर्स हो आप लोग, तो आप लोग को भी कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, या फिर कहीं पे आपको कुछ काम मिलता है, कुछ वर्क मिलता है, तो आपको सबसे पहले काम ये करना है ना कि पहले उन लोगों को खुद से कनेक्ट करना है, मतलब उनको कंफर्टेबल फील करवाना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील नहीं करवाओगे ना, तब तक जो आपको एक्चुअली में काम करवाना है ना, आप वो काम नहीं करवा सकते हो। क्यों इतनी सारी योजना है और वो धरातल पे सही मायने में नहीं उतर पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके कमी की वजह से, क्योंकि लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। लोग अपने आप को एकदम ऑफिसर प्रिटेंड करते हैं गाँव में जाके, तो वो तो आपको एंटीक पीस समझेंगे ना, वो समझेंगे कि नहीं मेरा इनसे बात ही नहीं हो सकता, हमारे लेवल के ही नहीं है। बट आप जाके उनके ही लैंग्वेज में उनसे बात करोगे, लोकल लैंग्वेज में रहोगे, उतना हाई फाई एकदम बन के नहीं जाना है। लोकल आप जो जैसे गाँव जा रहे हो तो वैसे नॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए ना, ताकि वो आपको कनेक्ट कर सके। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो क्यों कहते हैं कि लास्ट इंप्रेशन होता है, तो फिर वो जब आपको देखेंगे तो वो आपसे कनेक्ट होने का सोचेंगे। अगर आप इस तरीके से व्यवहार कीजिएगा तो फिर वो आपकी बात को सुनेंगे, ठीक है। और इस तरीके से इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया जा सकता है किसी भी योजना को। जितनी योजनाएं हैं ना हमारे भारत में, ठीक है, अगर लिटरली उसको सही मायने में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना, तो देखिएगा बहुत सारी समस्या से निपटा जा सकता है। बट जिनके लिए योजना है उन्हीं तक नहीं पहुंच पाता है, बाकी लाभ उठा रहे हैं उसका। तो आते हैं फिर से अपने पीडीएफ पे। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए, और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, ठीक है, जो अशोक के भाब्रू स्तंभ में भी देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। अब आते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट डेट हमें दिख रहा है 540 ईसा पूर्व। ये क्यों इतिहास में इतना इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी, जैसे हम पढ़ते हैं ना वैशाली को कि महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि है, ठीक है, महावीर की जन्म भूमि है, ठीक है। तो बहुत प्राउड लगता है कि मेरा भी जन्म वैशाली से हुआ है, मतलब प्राउडली बोल सकता है इंसान।
तो महावीर स्वामी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पे है ये, तो वैशाली में है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब आप सोचोगे कि मैम ये 24वें तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के मतलब स्टैब्लिश किसने किया जैन धर्म को, तो इसको स्टैब्लिश किया था ऋषभ देव ने, ठीक है, जिनको अरिष्टनेमी भी कहा जा आदिनाथ भी बोला जाता है, ठीक है। और ऋषभ देव और अरिष्टनेमी ये दो आप याद रखना, क्योंकि इन दोनों का जो वर्णन है ना वो किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए मैं सारा बात जो है वो पीडीएफ में नहीं लिखी हूँ, कुछ मैं ऐसे वोकल टाइप में भी बोल रही हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग पीडीएफ के पीछे मत भागा कीजिए, वीडियोस देखा कीजिए, ठीक है। और इस वीडियोस में से जो लगता है कि आपके लिए नया है, आपको याद नहीं है, नोट्स बनाने का तरीका यही होता है। नोट्स बनाने का तरीका ये नहीं होता है कि आपको पीडीएफ मिला बस आप पूरा उतारे जा रहे हो, नहीं, तो फिर तो आपको रिवीजन करने में बहुत टाइम टेकन होगा। नोट्स बनाने का तरीका ये होता है ना कि अगर मान लो आपने ये एक स्लाइड पढ़ा, इस एक स्लाइड में से आपको कौन सा कंफ्यूजिंग एरिया है जो आपको याद नहीं रहता है, बार बार भूल जाते हो, आप उसको कॉपी में नोट कीजिए ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको इजी हो। क्योंकि जो याद है उसको रट के क्या फ़ायदा है, वो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी है ही। बस जो नहीं याद है, कंफ्यूजन वाला एरिया है, बस उसको नोट डाउन कीजिए। देखिए नोट्स भी पतली बनेगी आपकी, मतलब थोड़ा छोटा सा रहेगा, वरना पता चलेगा इतना मोटा बन गया, फिर अब रिवीजन के पहले सोच रहे कि क्या करें, अच्छा चलो कल करेंगे पक्का रिवीजन, फिर कल हुआ सोचिए नहीं बहुत मोटा है नहीं हो पाएगा, परसों से करते हैं, और ऐसे क्या होता है एग्जाम आ जाता है। तो इसलिए नोट्स को भी कंसाइज करके रखिए। हाँ, तो हम कहाँ थे, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी जैन धर्म के, और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, किसका, तो जैन धर्म का। और इन्होंने ना 30 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया, और इनको 12 वर्ष लगे तपस्या, मतलब 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इनको 42 वर्ष की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर होती है इनको ज्ञान की प्राप्ति, तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हम जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें, तो जैन धर्म में जो 3 रत्न है ना वो कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। मतलब आपका अच्छा दर्शन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और आचरण भी होना चाहिए। देखिए जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ना पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत का कॉन्सेप्ट दे के गए थे। वो 4 महाव्रत कौन कौन था, तो सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था और अपरिग्रह था, ठीक है। लेकिन महावीर जी जब आते हैं तो उन्होंने इसमें 5वां महाव्रत को ऐड किया, और वो 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इस तरीके से ना क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि 4 महाव्रत किसके द्वारा दिया गया था, तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और फिर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि महावीर स्वामी के द्वारा 5वां महाव्रत कौन सा ऐड किया गया था, तो वो ये ऐड किया गया था ब्रह्मचर्य का। अब देखिए कुछ ना कीवर्ड्स पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखिएगा अनेकांतवाद और स्यादवाद इन दोनों का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह में दिया था, और इनका सिंबल क्या था, तो इनका प्रतीक था शेर, सिंह था इनका प्रतीक। और अगर हम महावीर स्वामी के अलावे देखें, मतलब 24 तीर्थंकर हुए थे ना जैन धर्म में, तो 2 तीर्थंकर ऐसे थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था। एक तो हम महावीर स्वामी को जानते ही हैं, दूसरे हैं 12वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिनका नाम था वासुपूज्य। क्या नाम था, वासुपूज्य। इनका भी जन्म बिहार में हुआ था। तो अब देखिए आप देखते हो बीपीएससी में ऑप्शन ई रहता है या फिर रहते हैं ना कि इनमें से एक से अधिक, तो अब पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन की बताइए कि निम्न में से किन जैन तीर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ, और आपके ऑप्शंस रहेंगे ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और वासुपूज्य, और ई में रहेगा इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन क्या टिक लगाना है आपको, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि वासुपूज्य और महावीर स्वामी दोनों का जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार में हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हो गई, तो इनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। चलिए एक सेकेंड, अब हम देखेंगे 544 ईसा पूर्व। ये क्यों इतिहास में महत्वपूर्ण ईयर है, ये इसलिए है ना क्योंकि इस साल इस ईयर में
मगध में एक साम्राज्य की स्थापना होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको जानते हैं हर्यक वंश के नाम से। ठीक है, और इस हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो इस हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इन्हीं को ना वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, किसका, तो हर्यक वंश का। इनके पता है इन्होंने ना वो अपनाया था शादी, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को विस्तार करने का सोचा था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने किया भी। जैसे कि इन्होंने कोशला देवी, ठीक है, प्रसेनजीत की जो बहन थी, उनसे विवाह करके काशी दहेज में ले लिया था। फिर से पंजाब की क्षेमा से इन्होंने विवाह किया था, और इधर वैशाली में भी इन्होंने रिलेशन स्थापित किया था अपना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को विस्तार करने का सोचा था, मतलब कुछ नया इनिशिएट था। मतलब इन्होंने सोचा कि देखो अगर हम ऐसे लड़ भर के लेंगे ना तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो वापस से उस पर स्वतंत्र हो जाए, ठीक है, या फिर हम पे अटैक करके वापस से स्वतंत्र होने की कोशिश करें। बट अगर हम किसी से इमोशनली वहाँ से जुड़ाव करेंगे अपना, अब इन्होंने शादी ही कर लिया। अब आपको पता है कि जो हमारे यहाँ विवाह ये सब होता है वो कितना 7 जन्मों का रिश्ता होता है, ठीक है, कितनी भी कठिनाइयाँ आए बीच में, लेकिन लोग सोचते कि नहीं, हैंडल करना है, संभालना है, तोड़ना नहीं है। तो इसी तरीके से बिंबिसार ने सोचा कि ये सबसे अच्छा तरीका है, शादी ही कर लो। ठीक है, शादी करेंगे ना तो इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये स्वतंत्र होने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि इनकी बेटी या बहन मेरे घर में है। अब इनके ना एक राजवैद्य थे जीवक। जब चंड प्रगोत जो कि अवंती का शासक था वो बीमार पड़ गया, तो इन्होंने सोचा ना कि अच्छा अगर मैं इसको ठीक कर दूंगा ना अपना राजवैद्य भेज के, तो इनसे भी रिलेशन हमारा सही हो जाएगा। तो वो अपने राजवैद्य जीवक को भेजते हैं किसके दरबार में, तो अवंती के शासक चंड प्रगोत के दरबार में भेजते हैं। तो इससे क्या हो गया, रिलेशन उनका वहां से भी ठीक हो गया। और इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया अपना, तो गिरिव्रज में, जो कि राजगीर का पुराना नाम है। अब इनके उत्तराधिकारी होते हैं अजातशत्रु। ये एकदम अजीब सा इंसान था, अपने पापा को ही मार दिया राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, और इसका वास्तविक नाम क्या था, तो कुनिक। अब देखिए क्या हुआ ना कि ये अपने पापा को मार दिया ना, तो प्रसेनजीत को आया गुस्सा, क्योंकि उसके बहन का हस्बैंड था बिंबिसार। तो उसने क्या किया ना, अवंती को कौशल को काशी को वापस ले लिया। ठीक है, तो अजातशत्रु क्या करता है, प्रसेनजीत से लड़ाई करता है, और प्रसेनजीत से जब लड़ाई करता है तो अजातशत्रु ही जीतता है। तो फाइनली दोनों के बीच में संधि होता है, और फिर प्रसेनजीत क्या करते हैं, अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से करवा देता है। उनकी बेटी का नाम वाजिरा रहता है। तो फिर अब रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, और इस तरीके से वापस से काशी पर अधिकार कर लेता है कौन, तो अजातशत्रु। और वज्जी एवं मल्लसंघ को भी पराजित करके अपने में मिला लेता है अजातशत्रु। और इसी के टाइम पे 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में होता है। किनके समय में, तो अजातशत्रु के समय में। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो महाकश्यप होते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ना, उसका परिणाम क्या हुआ था। संगीति का मतलब क्या हुआ, लाइक एक मीटिंग हुआ था। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी ना, तो उसके बाद मीटिंग बुलाई गई थी कि अब कैसे चलेगा ये जो धर्म है, उसको कैसे रन किया जाएगा आगे। तो लोगों ने मीटिंग बैठाया, मतलब जो भी संत ये सब थे। तो फाइनली रिजल्ट आया ना कि इसमें परिणाम ये हुआ कि सुत्त पिटक और जो विनय पिटक था उसका संकलन हुआ था, किसमें, तो प्रथम बौद्ध संगीति में। अब आता है 455 ईसा पूर्व। ये क्यों इतना फेमस डेट है इतिहास में, ये इसलिए है क्योंकि उदयन जो था, जो कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, उसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। मतलब कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो उदयन के द्वारा बनाया गया। और बस और कुछ काम नहीं किया था इसने, 2 ही काम किया था, एक अपने पिता को मारा था जान से, और दूसरा पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। अब हर्यक वंश के बारे में देखें तो अंतिम शासक कौन था इसका, तो नागदशक था। देखिए इस वीडियो को ना हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है, ताकि आपका ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अब देखो 412 ईसा पूर्व, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे हिस्ट्री में, क्योंकि 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, तो शिशुनाग के द्वारा। अब देखिए शिशुनाग से बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। लाइक आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला क्या याद रखना है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो शिशुनाग ने। अब ये सबसे पहले गद्दी पर बैठा ना, तो इसने क्या किया, राजधानी ट्रांसफर कर लिया। इसने पाटलिपुत्र से ट्रांसफर करके कहाँ ले आया राजधानी, तो वैशाली लेके चला आया।
अब वैशाली लेके चला आया, और तो फिर इसने क्या किया, सेकंड काम इंपॉर्टेंट, कि अवंती को मगध में किसने मिलाया था, तो शिशुनाग ने मिलाया, और वत्स और कौशाम्बी को भी शिशुनाग ने ही क्या किया था, तो मगध में मिलाया। तो 3 आपको महाजनपद याद रखने हैं जिसको शिशुनाग के द्वारा मगध में मिलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अवंती, वत्स और कौशाम्बी। अवंती से तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। उसके बाद आप देखो शिशुनाग का उत्तराधिकार कौन होता है, उत्तराधिकारी होता है कालाशोक, और पुराणों में इसको काकवर्ण कहा गया है, मतलब काकवर्ण के नाम से जानते हैं। इसके पास कोई काम वाम नहीं था, ठीक है। तो इसने क्या किया ना कि शिशुनाग ने जो वैशाली ट्रांसफर किया था ना राजधानी, उसको फिर ट्रांसफर करके कहाँ लेके आ गया, पाटलिपुत्र लेके आ गया। फिर लोगों ने सोचा कि अरे इसके पास तो कोई काम वाम है नहीं, चलो कोई काम देते हैं। तो फिर इनके टाइम पे ना दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, कब, तो 383 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है, तो वैशाली में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सबाकामी होते हैं। अब देखो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, इसके परिणाम क्या निकले कि स्थविर और महासंघिक 2 भागों में बट गया था बौद्ध संघ, ठीक है। बौद्ध संघ 2 भागों में कब बटा था, स्थनिक और महासंघ में, तो वो बटा था आपके द्वितीय बौद्ध संगीति में। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन था। 344 ईसा पूर्व, ये क्यों इतिहास में महत्वपूर्ण है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ईयर में क्या हुआ था, नंद वंश की स्थापना हुई थी। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद। और महापद्म नंद को ना एक राड की, एक छत्र की, उग्रसेन की और परशुराम के दूसरे अवतार की उपाधि दी गई है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस शासक को, किस मगध शासक को एक राट की उपाधि दी गई थी, तो महापद्म नंद को। या फिर ये भी पूछते हैं कि किस मगध शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है, तो महापद्म नंद को। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी ना, कलिंग विजय। इन्होंने क्या किया था ना, कलिंग पे अटैक करके कलिंग को विजित किया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था कलिंग व्यापारिक दृष्टि से। और वहां से ना वो ऋषभ देव की मूर्ति थी जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, उनकी मूर्ति उठा के ले आता है कहाँ, मगध। और वहां पे कलिंग में ना नहर भी खुदवाता है। अब आप सोचो कि मैम ये सब किस बेसिस पे बता रहे हो, तो मैं नहीं बता रही हूँ, इतिहासकार जो है वो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, उसके बेस पे इतिहासकारों ने इसको लिखा है, और इस कारण से हम इसको पढ़ पाते और जान पाते कि अच्छा महापद्म नंद जो है उसने जो है वो किया था, अटैक करके उसको क्या कर लिया था, मिला लिया था। और पाणिनि जो है, ठीक है, पाणिनि जो है वो किसके समकालीन थे, तो वो महापद्म नंद के ही समकालीन थे। किसके समकालीन थे पाणिनि, तो महापद्म नंद के। और इसका उत्तराधिकार होता है धनानंद, और धनानंद जो होता है वो बहुत ही घमंडी, बहुत ही अजीब शासक था। ये किसके समकालीन था, तो सिकंदर के समकालीन था। और सिकंदर भारत पे कब अटैक करता है, तो 326 ईसा पूर्व में। बट इसके सैनिक जो होते हैं वो ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये अंतिम शासक था धनानंद। अब हम देखेंगे 321 ईसा पूर्व, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वर्ष जो है वो क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सेंट्रोकोटस जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं जस्टिन और स्ट्रैबो, ठीक है। तो पूछा जाता है किस यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, तो वो कहा है जस्टिन और स्ट्रैबो ने। देखिए याद रखिए, स से स्ट्रैबो और स से सेंट्रोकोटस, बस जस्टिन याद करना है। एंड्रोकोटस किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो प्लूटार्क और एरियन ने, ए से एरियन और ए से एंड्रोकोटस, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। गुरु कौन थे, ठीक है, गुरु की कितनी बड़ी भूमिका होती है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। जो बहुत सिद्धत से, कहते हैं ना एक वर्ड आता है सिद्धत से, जो सिद्धत से गुरु की बात को सुनते हैं ना, फॉलो करते हैं, ठीक है, लिटरली उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस बशर्ते ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप गुरु किसको मान रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को भी गुरु मान लेना है, एक गुरु का होना चाहिए कि हाँ जिस चीज़ के लिए मान रहे हो वो उसमें दक्ष है या फिर नहीं है। तो गुरु कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चाणक्य थे। और इन्होंने ना चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में युद्ध किया था, किससे, सेल्यूकस निकेटर से।
लेकिन क्या होता है ना, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और फिर इसका परिणाम क्या होता है कि वो 4 प्रांत इनको दे देता है, किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, कांधार, मकरान, काबुल, ये सब, हेरात, ये 4 जो प्रांत है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किससे करवाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं, खुश हो गए, उन्होंने 500 हाथी दे दिया था। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, 500 हाथी दिया उन्होंने। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में मेघास्तनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और ये मेघास्तनीज आया और इसने पाटलिपुत्र के प्रशासन को देखा और प्रशासन को देख के अपनी पुस्तक इंडिका में उसका मेंशन किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेघास्तनीज का इंडिका, किसके लिए, तो इतिहासकारों के लिए। ठीक है, जो भी प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं, मतलब उन पे जो शोध कर रहे हैं इतिहासकार, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा मेघास्तनीज का इंडिका। किस चीज़ के लिए, तो मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था को बताने के लिए। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु कर्नाटक में हो जाती है, श्रवणबेलगोला में। और कौटिल्य जो थे उनकी पुस्तक क्या है, तो अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है वो किस पे बेस्ड है, तो मूलतः राजनीति पे बेस्ड है। और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ना, उसका कंपैरिजन जो है वो प्रिंस की मैकियावेली से किया जाता है। ठीक है, और क्या नाम, मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। और भारत के मैकियावेली के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो कौटिल्य ही जाने जाते हैं। और कौटिल्य का अन्य नाम क्या क्या था, तो विष्णुगुप्त था और चाणक्य था। क्या होता है ना कि चंद्रगुप्त के टाइम पे ही प्रथम जैन संगीति होती है, कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र। बट क्या होता है ना कि इस प्रथम जैन संगीति में मतभेद हो जाते हैं, स्थूलभद्र में और भद्रबाहु में। तो ये क्या होता है, जैन धर्म में बाइफर्गेशन हो जाता है दिगंबर और श्वेतांबर में। तो दिगंबर के प्रतिपादक होते भद्रबाहु, ठीक है, और श्वेतांबर के होते स्थूलभद्र। तो ना दिगंबर वाले बोलते हैं ना, मतलब भद्रबाहु बोलते हैं कि नहीं, हम जो है कठोर वाला करेंगे, हम किसी भी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजिड वाले थे। ठीक है, लेकिन स्थूलभद्र बोलते, जो श्वेतांबर के प्रतिपादक थे, कि हम समय के अकॉर्डिंग बदलेंगे, मतलब थोड़ा बदलाव लाएंगे। ये बोलते थे श्वेत कपड़ा पहनो, श्वेतांबर वाले बोलते थे। लेकिन दिगंबर वाले बोलते थे कि नहीं, वस्त्र पहनना नहीं है, वस्त्र का भी त्याग करना है। तो ये थोड़ा सा कठोर था। तो क्या होता है, प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में ही अकाल पड़ जाती है, काफ़ी भीषण अकाल पड़ता है। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ, जो दिगंबर के प्रतिपादक थे, उनके साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और वहीं पे संलेखना पद्धति से वो क्या करते हैं, प्राण को त्याग देते हैं। फिर आते हैं बिंदुसार, जो कि इनके उत्तराधिकारी थे। इनको अन्य नाम किससे जानते हैं, अमित्रघात और सिंहसेन। सिंहसेन इनको जैन साहित्य में कहा गया है, किनको, बिंदुसार को। ठीक है, और ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इनके दरबार में डायमेकस और डायनोसियस राजदूत आए थे। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि डायमेकस जो है वो किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस किसके दरबार में आया था, तो ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था। इन्होंने अशोक को तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। सबसे पहले सुशीम को भेजा था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ, वो दबाने में सफल नहीं हो पाए, तो फिर ये अशोक को भेजते हैं। अशोक जाता है और तक्षशिला में सफलतापूर्वक दमन कर देता है विद्रोह को। इसको मैंने और इलेबरेट तरीके से जब इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई हूँ मैं, उसमें मैं पढ़ाई हूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम बिहार के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो जो कुछ पॉइंट मिल रहा है वो उसको कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया की हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री लगभग सेम है, इसलिए मैं बोलती हूँ। ठीक है, कि अगर इंडिया की हिस्ट्री से बिहार का हिस्ट्री निकाल दोगे ना, ठीक है, बचेगा ही नहीं। उत्तराधिकार कौन थे बिंदुसार के, तो अशोक थे। और अशोक गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का राज्यपाल था, ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो अवंती का था। अवंती किसको बोलते, उज्जैन को। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम, मतलब अशोक को अशोक कहा गया। तो अशोक का नाम जो अशोक है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। 261 BC, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस ईयर है। इसी वर्ष
अशोक ने कलिंग पर अटैक किया था, मतलब अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अशोक जो है वो कलिंग पर अटैक करता है। और इस पूरे युद्ध के बारे में जो वर्णन मिलता है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और कहा जाता है कि वो युद्ध को देख के इतना मतलब कि वो मतलब इम्पैक्ट पड़ा था उसके लाइफ पे कि वो क्या हुआ था कि उसी दिन उसने युद्ध भूमि में बैठा हुआ था, सोच रहा था, उसने सोचा कि ना अब हम हिंसा के रास्ते को त्याग के अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। और उसने क्या किया, उपगुप्त जो कि एक बौद्ध भिक्षुक थे उससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, तो उपगुप्त से ली थी। अब अशोक जो है वो भ्रमण करता है, अपने शासनकाल के 10वें वर्ष वो बोध गया जाता है और 20वें वर्ष कहाँ जाता है, तो लुम्बिनी में जाता है। अब ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी पूछा था उन्होंने कि उसके यात्रा क्रम को बताइए। तो अशोक सबसे पहले बोध गया जाएगा, फिर वो जाएगा कुशीनगर, फिर जाएगा लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु जाएगा वो, उसके बाद वो आता है सारनाथ, फिर देन श्रावस्ती में। और श्रावस्ती वही जगह है जहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए गए हैं बुद्ध के द्वारा, और सारनाथ में सबसे पहले दिया गया। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ और बोध गया में उन्होंने अपना उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अशोक के टाइम पे ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्स थे, वही जिन्होंने आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और आपको पता है ये तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था इसका परिणाम क्या हुआ था कि अभिधम्म पिटक उसका संकलन किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि अभिधम्म पिटक का जो संकलन है वो किस बौद्ध संगीति में किया गया था, तो वो तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। और इसके अंतिम शासक कौन थे, तो इसके अंतिम शासक थे मतलब कि मौर्य वंश के, तो बृहदत्त थे। कौन थे, तो बृहदत्त थे। तो आज हम इतना तक ही करेंगे, रेस्ट जो है वो हम कल की क्लास में पूरा करेंगे। फिर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, फिर हम आएंगे मेडाइवल वाले पे। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।